नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हैं हरिकेश्वर राम और श्रवण पासवान। आज हम लोग बात करने वाले हैं जातीय जनगणना के बाद बिहार में किस तरह से जो माहौल राजनीतिक बना है, और साथ ही साथ इस पर भी हम बातचीत करेंगे कि जो दलित और महादलित जो वर्गीकरण हुआ उससे समाज पर क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या समाज इसके बारे में अच्छा हुआ है या समाज को नुकसान पहुंचा है, और जो दलित जातियां हैं उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो सर, पहला सवाल आपसे, क्या कुछ फायदा हुआ है दलित समाज को जो वर्गीकरण हुआ है दलित महादलित को? सबसे ज्यादा दलित महादलित मतलब करने का फायदा हुआ है कि पासवान जाति एलुफ हो गया जी। और उसका जो है टोला सेवक में और विकास मित्र में एक भी लोगों की बहाली नहीं हुई जी। तो उस जाति के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया। और जो जाति पासवान जाति का तो हुआ ही जी। इसके अलावे जिस तरीका से शिक्षा मित्र और विकास मित्र और टोला सेवा का बहाली हुआ तो उसमें भी इस तरह से किया गया कि कोई जिसका संख्या ज्यादा रहेगा 50 घर का टोला रहेगा उसी जाति से मैट्रिक पास को लिया गया। तो नतीजा क्या होगा कि जो कम संख्या वाले थे जिसको रियल में अपने आप को महादलित कहते थे उनको एक भी सीट नहीं मिला, नहीं के बराबर उनको सीट मिला। ठीक है, जो संख्या में ज्यादा थे पढ़े लिखे तो उन्हीं को कुछ खास मानने को जीत जाति को मिला और लोगों को नहीं मिला। तीसरा मानने को कि आपस में जो फूट जो पड़ गया, आपस में जो बेचारी की जो पहले समर्थन मिलता था, संघर्ष होता था, उसमें फूट पड़ गया और दलित आंदोलन कमजोर पड़ गया। इसका सबसे बड़ा दूसरा सवाल आपसे है सर कि ये जो वर्गीकरण हुआ बिहार में राजनीतिक फायदा किनको हुआ? सबसे पहली बात है कि जो ये वर्गीकरण हुआ जी, ये वर्गीकरण ही अपने आप में असंवैधानिक है। जी, वर्गीकरण असंवैधानिक है और ये वर्गीकरण बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को तोड़कर कमजोर करने के लिए राजनीतिक पार्टी के लोगों ने, सत्ता पर बैठे लोगों ने किया कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को बांट कर कमजोर कर अपने पक्ष में कर उनको वोट हासिल करने के लिए ऐसा किया है। ये मैंने उनकी अपनी सोच थी जी। उसका ये प्रभाव पड़ा कि शेड्यूल कास्ट जो एकजुट हुआ करता था नीतीश सरकार के आने के पहले एकजुट हुआ करता था, उसमें हरासमेंट हुई है, टूट हुई है, लोगों के बीच मनमुटाव हुई है, मैंने दरारें बढ़ी है। जो एक साथ बैठा करते थे वो उस तरह से आज एक साथ बैठा हुआ नहीं बैठते नहीं है, जिसके कारण राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, वो अपने हिसाब से शेड्यूल कास्ट के लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों को रौंदने का प्रयास करते हैं और रौंदते हैं। उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको पूरा का पूरा देते नहीं है, वो है जो समान वर्गों के हिस्से में डाल देते हैं, जिससे हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, संगठित नहीं रहने के कारण कमजोर हुए हैं और कमजोर होने के कारण आंदोलन नहीं कर पाते हैं। एकजुट थे तो सशक्त आंदोलन करते थे और सत्ता को उखाड़ फेंकने की ताकत भी उनमें थी, तब उनसे लोग डरते थे। और अब जो है वर्गीकरण हो जाने से वो खुद समझता है कि एकजुट नहीं है, इसलिए इनको जिस तरह से तोड़ना है उस तरह से तोड़ना। अधिकारों का छीना जा रहा है। सबसे बड़ा अधिकारों को, सारा अधिकार धीरे धीरे संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मान ले कि दलित महादलित का वर्गीकरण करना है। जी, ये जातीय जो अभी गणना हुई है सर, उससे समाज को कितना फायदा होने वाला है? जातीय गणना जो हुई है उससे समाज को क्या फायदा होगा वो आने वाला समय में बताएगा कि क्या है नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी हो माने इस देश में, उसी के हिसाब से उनको माने मौलिक अधिकार मिले, हिस्सेदारी मिले। समझे, जो सत्ता का जो स्रोत है उन स्रोतों में उनको उस ढंग से हिस्सेदारी मिले। अगर बिहार की सरकार जनसंख्या के आधार पर अगर स्रोतों में हिस्सेदारी नहीं देती है तो ये समझा जाए कि नीतीश कुमार जाति जनगणना करके एक छलावा किया है। समझे, इसलिए हम देखेंगे कि बिहार की सरकार
लालू नीतीश गठबंधन की सरकार जो है वो जनसंख्या के आधार पर बिहार के तमाम जो स्रोतों हैं उन स्रोतों में हिस्सेदारी देती है और नहीं देती है। 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ है सर जाति गणना कराने में। नहीं ठीक है, अगर अच्छा और क्या फायदा हो सकता है? अगर क्या होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन तत्काल टेस्ट सरकार का यही है जी कि आप ओबीसी को आरक्षण बढ़ाने में आपको बहुत अड़चन आएगा, जी लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो संख्या बढ़ी है जी 19-19.5 से ज्यादा परसेंट मान लीजिए शेड्यूल कास्ट का हो गया हाँ। और 1.5% से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स का हो गया, हाँ। तो इसको देने में आपको तो अड़चन नहीं है। तो तुरंत अगर सचमुच में आप इसका उद्देश्य ये संख्यानुपाते भागीदारी देने की है तो सबसे पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को 22% रिजर्वेशन तुरंत मान लीजिए सरकार दे, तब आपका संकेत साफ होगा कि आप रियल में सामाजिक न्याय के प्रति गंभीर है। अन्यथा आप पॉलिटिकल लाभ के लिए, पॉलिटिकल काम के लिए ये सब कर रहे हैं, जबकि जाति के आधार पर कहीं किसी को आप कुछ दे नहीं सकते हैं, कुछ दे नहीं सकते हैं। लेकिन आपने किया सिर्फ मालिक की तरफ से खर्चा फालतू किया और अपने लाभ के लिए किया, लोगों को ठगने के लिए किया, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया और पॉलिटिकल उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने किया, ये माना जाएगा। आपका क्या रहा है सर, ये पॉलिटिकल हुआ है पूरा काम? आपको मैं बता दूं कि जो बिहार की सरकार है हाँ। जो 31-32 सालों से चल रही है जी ये सामाजिक न्याय की सरकार नहीं है, सामाजिक न्याय के हत्यारों की सरकार है। समझ गए ना? ये सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ बिहार के लोगों को, जो बैकवर्ड लोग हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ट्राइब हैं, इनको सिर्फ छलने का काम किया है। नीतीश की सरकार में वही हुआ जो लालू यादव की सरकार में हो रही थी। नीतीश की सरकार में सिर्फ 5 लोग जो थे, वो 5 लोगों में 5 लोग सवर्ण थे, वो नीति निर्धारक लोग थे, वही नीति बनाते थे, उसी नीति निर्धारक निर्देशों पर नीतीश कुमार काम करते थे। तो जो सामाजिक न्याय की विचारधारा के विरोधी जो शक्तियां रही है, उनके इशारों पर आप रोड मैप बना रहे हैं, तो हम क्या समझें? आपको सामाजिक न्याय के आदमी तो हम समझेंगे नहीं, सामाजिक न्याय के नेता तो समझेंगे नहीं। आपने सामाजिक न्याय तब किया हुआ रहा था जब लोगों जो हमारे पिछड़े लोग हैं, जो हमारे दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनको विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि 32-33 सालों में न लालू ने मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया, न नीतीश कुमार ने जोड़ने का प्रयास किया। तो हम ऐसे लोगों को, ऐसे पिछड़े नेताओं को सामाजिक न्याय के मसीहा नहीं कहकर सामाजिक न्याय के हत्यारे के रूप में हम ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं। सर, लालू और नीतीश की जो सरकार थी पहले, लालू का शासन अलग था, लालू के परिवार के लोगों का शासन, और बाद में फिर नीतीश कुमार जी का शासन आया। नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे, फिर राज रेड्डी के साथ थे, और इसको मुख्य बिंदु में रखे लालू और नीतीश की सरकार। तो दोनों में क्या समानता और विषमता थी? यही था कि लालू के समय में नरसंहार हुआ जी, और नीतीश के समय में जितना हत्यारा था सब छूट गया। नहीं, यही डिफरेंस है, हाँ। यही डिफरेंस है। हाँ। मतलब उनके समय में नरसंहार हुआ जी, और इनके समय जितना नरसंहार करने वाले थे हाँ। सब बाइज्जत छूट गए अच्छा, और मारे बेवजह मारे गए। मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग। जी। तो यही मान लीजिए के अंतर है। नीतीश कुमार जैसे ही आया हाँ। तो उसके जांच के लिए जो कमेटी बनी थी, जी, अमीर दास आयोग, हाँ, उसको खंडित कर दिया, उसको भंग कर दिया। अच्छा। उसका रिपोर्ट ही नहीं आने दिया, अच्छा, क्योंकि बीजेपी के लोग और उसके लोग उसमें फंस रहे थे। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने वाले लोग जो है, ये सामाजिक न्याय के दुश्मन है, सामाजिक न्याय के कलंक के रूप में मान लिया कि जाने जाए। सामाजिक न्याय का ये आदमी नहीं है। हाँ। और वही उनका टेस्ट है कि सबसे पहले एक तो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन प्रमोशन का जो स्थिति था, तो डिस्क्रिमिनेशन तो हो गया। जी, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कहा कि प्रोन्नति किसी का नहीं होगा, हाँ। और आपने जनरल को दे दिया, शेड्यूल कास्ट को रोक दिया। हाँ। तो पहला तो डिस्क्रिमिनेशन आपने ये कर दिया। हाँ। दूसरे मान लीजिए कि जो है ना, अभी मान लीजिए आप देखिए कि शेड्यूल कास्ट की संख्या बढ़ी है, तो आप तुरंत बिना लेट हुए, बिना लाग लपेट के तुरंत आपको करना चाहिए। इसलिए इसमें कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है। लेकिन ओबीसी को देने में अड़चन है, तो उसमें बाद में आप देखिए। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जितना संख्या बढ़ी है उसका अनुपात में तुरंत आरक्षण आप दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका चेहरा साफ हो जाएगा लोगों के सामने।
यही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत सरपंच जी धन्यवाद, और हरकेश्वर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे थे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में, वर्गीकरण के बारे में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो में अगर कोई आपको सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और अपने सुझाव दें। आपके सुझाव का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।